नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा इजाफा हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा कि ये दाम बढ़ा कौन रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि तेल की कीमतें बढ़ाने में उसका कोई हाथ नहीं है। 18 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि अब डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब डीजल की कीमत पेट्रोल से भी महंगी हुई है, लेकिन सरकार में बैठे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है और ना ही तेल के दाम पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम ही उठाया जा रहा है। बस जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष दाम बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए सड़कों पर जरूर आ गया है, लेकिन सवाल यह है कि उसके विरोध करने से क्या होगा, जबकि सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही और आम जनता की तिल तिल मर रही है, फिर चाहे वो कोरोना हो या फिर महंगाई की मार हो। आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे कि हम क्या अब तेल पूरा शतक लगाएगा। देश एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ तेल के दामों में आग लगी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है और डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के बाद मानो कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कहीं लोग साइकिल पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं मोटरसाइकिल को अर्थी पर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मौजूदा सरकार को अंधेर नगरी, चौपट राजा की संज्ञा दे डाली। तो यहाँ बाजार भाव दुनिया में गिर रहा है, निम्नतम स्तर पे और उच्चतम स्तर पे। मेरा आरोप है कि ये दो पूंजीपतियों के जिनके पेट्रोल पंप हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर जनता के जेब से पैसा निकाला जा रहा है। वैसे में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है ज़रूर, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर जो पेट्रोल डीजल के दाम में पड़ा है उसकी वजह है कि वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया और खासकर कांग्रेस रन स्टेट और दिल्ली की सरकार ने ज़्यादा बढ़ाया। उसकी वजह से लोकल लेवल पे जो है प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर चल रहा है, तो डीजल के दामों में 48 पैसों की बढ़ोतरी के बाद डीजल 79 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं नोएडा में डीजल 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर है, तो मुंबई में डीजल 78 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में डीजल 77 रुपए 17 पैसे, तो कोलकाता में डीजल 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। एक्साइज जो है वो भी पेट्रोल के बराबर हो गई है और जो हमारा वैट है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का वो भी बराबर हो गया है। यही कारण है कि आज दिल्ली में डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो गया है, क्योंकि बेसिक कॉस्ट जो है वो दोनों के बराबर रहती है। लेकिन जनता तो वैट या एक्साइज ड्यूटी के गणित को नहीं जानती है, वो सीधे सीधे तेल की कीमत को समझती है। आमदनी है नहीं, खर्चा बढ़ रहा है, मजबूर है। देयर शुड बी सम ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जिससे हमको ये मालूम चल सके कि वाकई ये ट्रांसपेरेंट, अगर क्रूड प्राइस नीचे जाते हैं तो कंज्यूमर्स को फायदा होना चाहिए। ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस मैच होनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। इसके लिए मैं तो दोषी सरकार को ही कहूँगा। ऐसे में जनता परेशान है और सरकार अपना खजाना भर रही है। वहीं सवाल ये भी है कि क्या अब की बार सरकार तेल के दामों का शतक पूरा कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ेगी। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं अब सवाल ये है कि यहां पर क्यों राजधानी में डीजल की कीमत ने पेट्रोल को पछाड़ा है। अब सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ऐसा अब देखने को मिल रहा है। क्यों बेलगाम है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या बेतहाशा भाग रही है पेट्रोल की कीमत? बढ़ाएगी महंगाई? और इसके अलावा क्या इसी अच्छे दिन का इंतजार था? क्योंकि अब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये
देखा गया है कि अब डीजल के दाम भी बढ़ गए, क्योंकि ये ऐसा नहीं देखा दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है और सीधा इसका जो असर है वो आम आदमी पर पड़ने वाला है। पेट्रोल से तो असर पड़ता ही, लेकिन अगर डीजल महंगा होता है तो उसका असर महंगाई से जुड़ा हो जाएगा, और चाहे वो किसान हो या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, हर जगह से महंगाई बढ़ेगी अगर डीजल महंगा होता है। 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे और 18वें दिन डीजल का दाम पेट्रोल से भी महंगा हो गया है और डीजल में 18 दिन में 10 रुपए 48 पैसे महंगा हुआ है। सरकार ने 6 साल में एक्साइज ड्यूटी लगाई है और इसको बढ़ाकर, एक्साइज ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो 28 रुपए बढ़ाई गई है और आम आदमी पर सीधा जो टैक्स का भार है वो लगभग 5 गुना हुआ है। तो एक तरफ तो कोरोना से लोग जूझ ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, कहीं किसी की नौकरी नहीं है, कहीं पर कुछ परेशानी है, और ऊपर से अगर ये महंगाई डीजल की वजह से बढ़ती है तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर यहाँ पर आम आदमी इफेक्ट होगा, मिडिल क्लास इफेक्ट होगा। लेकिन सरकार इस पर सारा जो ठीक रहा है वो उससे बचती हुई नजर आ रही है और सरकार ने कहा ये हमने तो किया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल के जो दाम हैं वो नीचे गिरे हुए हैं और उसमें अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा दाम नजर आ रहे हैं। टैक्स भी सबसे ज्यादा इंडिया में वसूला जा रहा है। बाकी देशों की बात करें, दुनिया के तमाम देशों की अगर बात करते हैं टैक्स की, तो 19% अमेरिका में, 47% जापान में, 62% ब्रिटेन में, और सबसे ज्यादा जो टैक्स वसूला जाता है वो 69% टैक्स वसूला जाता है इंडिया में। और हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। अजय बंसल जी हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन से हैं। बहुत स्वागत है अजय बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अजय बंसल जी, सर क्या लगता है, क्या वजह है जो तेल की कीमतें पूरे देश में यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर इतनी बढ़ोतरी क्यों भारत में? देखिए, ये इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जब हमारा जो पूरे महामारी पूरे दुनिया में फैली, उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया कि क्रूड की डिमांड ख़त्म होने के कारण क्रूड का जो प्राइस है वो एकदम से नेगेटिव तक चला गया और बहुत भयंकर गिरावट आई उसमें। और उस गिरावट के साथ ही हमारा जो सिस्टम पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का हिंदुस्तान में है वो जो है, उसके कारण हमारा जो क्रूड बास्केट का रेट है, जिसके अंदर की क्रूड के प्राइस और डॉलर और रुपए के प्रति जो उनका आपस का मूल्य है, उसको देखते हुए क्रूड बास्केट का एक बास्केट के रेट में एक प्राइस आता है डेली बेसिस पे। उसको जब शार्प डिक्रीज हुआ प्राइस के अंदर क्रूड का, तो सरकार ने उसको स्टॉप कर दिया। डेली प्राइस मैकेनिज्म के तौर पे जो डेली चेंज होता था उसको बंद कर दिया गया और उसके दौरान जो करीबन 15-20 रुपये पेट्रोल का दाम घटना चाहिए था, उसको सरकार ने उस लॉकडाउन में, उस जब पूरी संसार में अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, उस अर्थव्यवस्था को देश में सुधारने के लिए उस पैसे का इंतज़ाम उसको टैक्स के रूप में एक्साइज में उनको बढ़ा के कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके प्राइस को उतना ही रखा गया, उसको कम नहीं किया गया और वो जो 10 रुपये का गैप जो लोगों को सस्ता करके देना चाहिए था, उसको दूसरे 10-15 रुपये जो गैप है वो अपने एक्साइज में एडजस्ट कर कर वहीं पर उसको रख दिया, उसको प्राइस को। और उससे उसका जो प्राइस है वो ना घटा ना बढ़ा और करीबन 82 दिन जो है वो सेम प्राइस रहा, जबकि उस दौरान वो दाम घटना चाहिए था। एक इस कारण से एक्साइज बढ़ गया। दूसरा, उसी दौरान उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, उनको भी बहुत सा पैसा अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उनके रेवेन्यू सोर्स खत्म हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, उन्होंने भी इसी पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर अपने वैट को बढ़ाया। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया, सभी हिंदुस्तान की कोई ऐसी आई थिंक मेरे ख्याल सरकार नहीं है जिसने कि अपना वैट उसी दौरान जो लॉकडाउन के दौरान ना बढ़ाया हो। उन सब उन लोगों को भी ये लगा कि हमें एकदम से अर्थव्यवस्था चलाए रखने के लिए इस सेक्टर का, क्योंकि हमेशा एक रेवेन्यू लाने के लिए एक शॉर्ट 100% सेफ तरीका और 100% जो शोर्ट जो है वो अपनी रिकवरी का तरीका सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर से मिलता है। तो यही कारण था कि ये दो फैक्टर। ठीक है अजय जी, आऊंगी आपके पास। मुकेश जी, बस हर तरफ से आम आदमी पर ही पूरा भार दिखाई दे, टैक्स भरे आम आदमी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कब तक ये क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि उन्हें तो सीधा पेट्रोल डीजल से मतलब होता है सर, और लगातार 18वें दिन पहली बार दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि डीजल के दाम भी बढ़ गए पेट्रोल से ज्यादा।
मुकेश जी। दीपाली जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब है कि जी दीपाली जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब है और जो डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने पॉइंट उठाया, लेकिन देखिए ऐसा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को आप आइसोलेशन में या एक तरफ करके नहीं देख सकते हैं। इसके बड़े, क्योंकि इसमें तो डॉलर डेप्रिसिएशन का एंगल आता है कि रुपी वर्सेस डॉलर, दूसरा आप ये देखिए कि किस प्रकार से भारत सरकार गरीब आदमी को जो लॉकडाउन कंडीशन में जो एक्सेप्शनल कंडीशन डिफिकल्टीज पैदा हुई हैं, उनको किस तरीके से 10% ऑफ जीडीपी जो उनको मुहैया कराया जा रहा है, उनको हर प्रकार से जितना भी हो सकता है। देखिए हमारी कंट्री 135 करोड़ के लोग हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जटिलता है, वो और देशों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर समस्याएं और चुनौतियां उतनी ज्यादा, उनके घर तक पैसा पहुंचाना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री गैस सिलेंडर तीन महीने तक के लिए दिए गए हैं, इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को अनाज का इंतजाम करना, उनको पैसे पहुंचाना, इसके अलावा गरीब, सुनिए बहुत सिंपल मैं, बात, अच्छा चलिए पेट्रोल और डीजल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पर बात करिए जी जी। मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं। देखिए ठीक है, उसके अंदर दोनों का रोल होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है। मैं मानता हूं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, लेकिन वेट जो स्टेट सेल्स टैक्स है वो भी उतने ही अनुपात में बढ़ा है, बल्कि महाराष्ट्र जो कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, वहां पे सबसे ज्यादा वेट है। तो क्यों है सबसे ज्यादा वेट? आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए। उन्होंने वेट क्यों बढ़ा रखा? अगर वो कांग्रेस वाले आज टीका टिप्पणी करते हैं और 20 आते आते 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। 19 रुपए में पेट्रोल मिलता है, जहां पर 49 रुपए टैक्स दे रही है जनता। सर ठीक है, चलिए अब सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत स्वागत है सुशील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस। बहुत स्वागत है अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील जी बताइए जरा सर कि क्या वजह है जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार सीधे से तौर पर फिर यही बात कह रही है कहीं पर वैट बढ़ रहा है, राज्य सरकार अपने ऊपर नहीं ले रही है कहीं से भी। क्या सरकार के हाथ में नहीं है इसे कम करना? नहीं, देखिए बहुत सिंपल इसमें अर्थमेटिक है जी। 2014 में जब क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल थी, उस समय एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की डीजल पर 3 रुपए थी और पेट्रोल पर 10.5 रुपए थी। वो बढ़ते बढ़ते क्रूड ऑयल की कीमतें जैसे कम होती गई, जैसा बताया डीलर एसोसिएशन के लोगों ने, जैसे जैसे क्रूड ऑयल कीमतें घटती गई, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और बढ़ते बढ़ते पिछले साल वो डीजल पर 18 रुपए और पेट्रोल पर 31.5 रुपए हो गए। फिर अप्रैल के महीने में जब कोरोना से एकदम से क्रूड ऑयल की कीमत घट के $20 प्रति बैरल थोड़े दिन के लिए हुई थी जी। लेकिन उस नहीं में सरकार ने उसको करीब 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा के 31.5 रुपए कर दी और डीजल पर 12 रुपए बढ़ा के 30.5 रुपए कर दी। तो कहाँ 3 रुपए डीजल पर ड्यूटी थी 2014 में, अब 31 रुपए है 1 लीटर पर। तो इसलिए वो अभी तो देखिए $42 प्रति बैरल अभी भी क्रूड ऑयल की कीमत है, लेकिन अगर ये कीमत $60, $70, $80 जाएगी तो स्वाभाविक है कि रिटेलर को 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा डीजल की कीमत। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल लगभग एक ही दाम के होते हैं और दोनों के बनाने में खर्च भी एक ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि डीजल एक कॉमन मैन फ्यूल माना जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर चलता है, तो उस पर जो है ड्यूटी कम रहा करती थी, इसलिए उसको हमेशा पेट्रोल से सस्ता रहता था। अब सरकार के पास जो है इस समय आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि सरकार को इससे अच्छा कोई और साधन दिखाई नहीं देता है जिससे कि राजस्व बढ़ाया जाए, क्योंकि डीजल पेट्रोल से 4 गुना ज्यादा खपत होती है, तो उसमें अगर 1 रुपए बढ़ाएं तो 4 गुना ज्यादा होगा, पेट्रोल में 4 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने डीजल बढ़ाते बढ़ाते पेट्रोल के ही बराबर एक्साइज ड्यूटी करीब कर दी है और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और लागत में भी बराबर होता है, इसलिए डीजल की कीमत लगभग पेट्रोल के बराबर है। और इसी तरह यही शहपा के राज्यों में भी वैट में पहले डीजल में ड्यूटी कम होती थी, उन्होंने भी करीब करीब बराबर कर दी है। तो अब आपको पेट्रोल डीजल एक ही दाम के दिख रहे हैं और दोनों $40 प्रति बैरल पर भी
80 रुपए के करीब दिख रहे हैं। ये बिल्कुल स्थिति अजय आ गई। वर्मा जी, अभी पहले कांग्रेस के लिए ये विरोध होता था जब यूपीए सरकार थी, अब आप सड़कों पर उतर आए हैं, हर तरफ विरोध कर रहे हैं। उस वक्त तो आपको लगता था कि यहाँ पर राजनीति हो रही, बीजेपी राजनीति करती थी, और अब आप भी वही कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में देखें चाहे यहाँ पर देखें। कोरोना काल से लेकर हर जगह आपकी राजनीति, आप बस मौका मिलना चाहिए मुद्दे का, आप उसको पकड़कर सड़कों पर आ रहे हैं। देखिए, जनता के हित की बात उठाना अगर ये राजनीति है तो ये कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी है इस वक्त, और पूरी तरह से जनता के हित में काम कर रहे हैं हम लोग। चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे वो डीजल तेल का मामला हो। बड़ा निंदनीय है सरकार का इस वक्त इस वेरिएंट को बढ़ाना कि हिंदुस्तान के लोग, संसार के लोग कोरोना से पिटे पड़े हैं, बर्बाद हुए पड़े हैं, बिजनेस खत्म हो गए। अर्थव्यवस्था तो इस बीजेपी की सरकार ने कोरोना आने से पहले ही खत्म कर दी थी। महंगाई बहुत बड़ी हुई थी, उच्चतम स्तर पर थी, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर थी। कोरोना का बहाना और हो गया, अब लोगों के कोरोना के मरीज और मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा। सरकार के साथ संवेदनशीलताएं खत्म हो गई हैं। आज दिग्विजय सिंह जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में जुलूस निकाला। राहुल जी ने ट्वीट करके पूछा, सोनिया जी ने चिट्ठी लिख के पूछा। हम लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेश में पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ये तानाशाही क्यों कर रही है। या तो हिंदुस्तान में लोग, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है सर, ये बताइए, सरकार के पास क्या ऑप्शन है? सरकार भी तो आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, और वो तो यही कह रही है कि ऑयल कंपनियां इसमें बढ़ा रही है, उसमें उसका क्या जी दोष? नहीं, जिस वक्त यूपीए की सरकार थी 40 रुपए उस वक्त क्रूड ऑयल था, आज भी 40 रुपए क्रूड ऑयल है। ये नीचे अभी 16 रुपए और 14 रुपए तक गया कुछ दिनों के लिए। 40 रुपए क्रूड ऑयल पर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 30 रुपए और 34 रुपए डीजल और पेट्रोल दिया जाता था। आज क्यों नहीं? ये सरकार की तानाशाही है, सरकार की गलत नीति, सरकार की विदेश गलत नीति की चाइना ने घुस के बाहर करा। हमारे शहीद हो गए 20 सैनिक और 74 घायल। अरे आप चाइना पे मत जाइए, यहाँ पर अच्छे हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, आम आदमी की बात कर रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि हम आम आदमी का मुद्दा उठा रहे हैं। खैर लौटेंगे अजय जी आपके पास। अब एक बार जरा अजय बंसल जी, क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में जो रेट है वो और बढ़ने वाले हैं, और महंगाई देखनी पड़ेगी? अब 100 तक पहुंच जाएंगे रेट, जो हालात दिख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि रेट जो है हमारे डायरेक्टली लिंक हमारे क्रूड के प्राइस पर है, और साथ में इसके अंदर क्रूड बास्केट के अंदर हमारा डॉलर के प्रति जो हमारा रुपया है उसकी जो है वो कैसी पोजीशन रहती है, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी समर है, अभी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी अभी डिमांड नहीं बढ़ी है, क्योंकि उनके बॉयलर्स चलते हैं गर्म करने के लिए अपने घरों को, तो वो क्रूड की डिमांड बढ़ती है और जिससे कि दाम बढ़ते हैं। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि 10% के करीब विंटर में इसकी डिमांड बढ़ती है और 10% के करीब जंप आता है। तो आने वाले टाइम में अच्छे आसार नहीं है दाम कम होने के, बल्कि बढ़ने के काफ़ी हद तक चांस बढ़ने के ही हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे, जो बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि चाहे पहली गवर्नमेंट थी या नई गवर्नमेंट थी, लेकिन जो अब राजस्व इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि हमारे त्रिपाठी जी ने भी कहा, वो सबसे आसान जरिया यही लगता है। कोई भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि इसको हटाकर कहीं और से भी अपने एक सोर्स बनाया जाए। हम लोगों को जीएसटी की बात करते हैं कि जीएसटी में, जब कोई भी सरकार थी वो जीएसटी में इसको रखने के हक में थी, चाहे वो पहली सरकार थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट थी, सब लोगों ने ये एक माना कि इसको जीएसटी में आना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, और जीएसटी में लाने के लिए सब लोग तैयार हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर सरकार कुछ काम करे जिससे कि एक स्ट्रक्चर बन जाए, एक फिक्स हो जाए कि हाँ ये रेवेन्यू इतना लेगा। आज स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बढ़ा रही है कि उनके स्टेट सब्जेक्ट में आता है, वो स्टेट के तौर पर रेवेन्यू उससे इकट्ठा कर सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अगर जो जीएसटी में आ जाएगा तो एक स्लैब बन जाएगी, तो वन नेशन वन नोट रेट की थ्योरी पे सारे हिंदुस्तान में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? राजस्व मिलना भी चाहिए उनको, हमें आपको सरकार को एक देना है टैक्स के तौर पे कुछ पैसा, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उसको लेने का जो तरीका है कि जब भी ज़्यादा जरूरत होती है सरकार को, वो पेट्रोलियम सेक्टर को बढ़ा देती है दाम 10, मतलब आप सोचिए कि 8% से 30% डीजल का टैक्स वैट पे बढ़ गया, 3 रुपए से आज 31 रुपए एक्साइज का बढ़ गया। अगर जो ये जीएसटी में रहता या इसको एक फ्रीज करके रहता तो ये दाम नहीं बढ़ते। तो लोगों को एक सामान्य तरीके से, क्योंकि क्रूड का आप समझिए, क्रूड बहुत साल में एक और बार ऊपर नीचे जाता है, वैसे ये जो 55-60 डॉलर के करीब ही जंप करता है और घूमता है अभी, और आने वाले टाइम में कम ही हुआ है ज्यादा।
आप बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात तो कह रहे हैं। इसलिए GST की इसलिए जो आपने सोच बात यहाँ पर कही, ये बिल्कुल बनाने की सही जरूरत सर, है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात, ये बहुत दिनों से बात भी की जा रही थी, जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। कम से कम मेरा हाँ। मैं इसमें एक मैं दीपाली जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कि डीजल जो है, जैसे कि कृषि क्षेत्र जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो इकोनॉमी की बैकबोन है। तो सरकार को अगर जो इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ पैसा डालने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अपने एसएमई को देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है, तो इसी से लेकर इसी को देना। मैं ये सोचता हूँ कि डीजल को उनको काफी हद तक बिल्कुल कम दाम कर एक ट्रांसपोर्टर सेक्टर को खुला छोड़ना चाहिए मेरे दो। और दूसरा साथ के साथ आप इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज मुकेश जी, का टाइम बहुत भाई- गलत है ये बिल्कुल, दाम बढ़ाने का, बिल्कुल, टैक्स के टाइम तौर पे। बहुत आज गलत है। मेट्रो बंद है, हाँ, बिल्कुल आज सही मेट्रो कह बंद रहे है। हैं। आप देखिए लौटेंगे सर मैडम, आपके पास, लौटेंगे सर, आगे भी ट्रांसपोर्टर हम सेक्टर में आएंगे और चर्चा करेंगे। मुकेश जी, अब क्या सारा भार ये जनता ही यहाँ पर भुगतेगी? जहां भी घाटा हो रहा है, आप सीधे, आपको पता है कि पहले यूपीए सरकार इसी वजह से गई थी, फिर आप ये देख रहे हैं सीधे जो भार पड़ रहा है। आप किसानों की बात करते हैं, आप गरीबों की बात करते हैं, किस तरीके की बात है यहाँ जब सीधे तौर पर आप रेट बढ़ा रहे हैं? तो देखिए, ऐसा है दीपाली जी, आप फिर कहेंगे कि आप इसको सियासी जामा पहना रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, तो जो इनके कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वो वैट और सेस क्यों बढ़ा रहे हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट है, इसके अलावा पंजाब में बहुत है, केरला में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दीपाली जी, एक मिनट मैं कंप्लीट करनी थी मुझे, मैं की बात कर रही हूं मैं। जी देखिए, केंद्र राहत देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है, तभी इतना पैसा। अब आप ये देखिए, जो राजस्व है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लॉकडाउन कोविड-19 के पेंडेमिक में कितना गिर गया है। 30 लाख करोड़ रुपए उनका साल का खर्चा है। इस पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। वही आपको लेकर चलते हैं आज के 6 साल पहले, यानी जब यूपी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, 2014 के पहले मौजूदा सरकार के नेता मंत्री विपक्ष में हुआ करते थे। और 4 तस्वीरें देखिए, उस तरफ के वो उस साल कैसे विरोध होता था, कैसे 2010 से लेकर 2013 के बीच बीजेपी तेल के दाम बढ़ने पर प्रदर्शन किया करती थी। हालांकि तब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आप मौजूदा सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसमें पहली तस्वीर कर्नाटक की है, जहां बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था और जनता को हो रही कठिनाइयों और गरीबों के ऊपर पड़ी महंगाई की मार को बर्दाश्त न करने की बात कही थी। लेकिन अब क्या हुआ? वही दूसरी तस्वीर देखिए राजधानी दिल्ली की, जहां बीजेपी के बड़े नेता बीके मल्होत्रा की अगुवाई में 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। लेकिन अब जब उनकी सरकार है और रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार चुप्पी साधे हुए। तीसरी तस्वीर आप देखिए, यूपीए सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित के घर के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता धरना प्रदर्शन करते नजर आए थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? दर्ज कराया है, आगे भी कराएंगे। भी हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूँ कि एक वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं,
यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो आज हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। ऐसी स्थिति में 9वीं बार फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। और मैं ये मानता हूं कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन, ये आज इस कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की देन है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, आप क्या बोलेंगे? आप क्या किसान नहीं हैं? आप क्या आम आदमी नहीं हैं? आप क्या ट्रांसपोर्ट से नुकसान नहीं होगा? और अब क्या कहेगी सरकार? अब सरकार क्यों चुप बैठी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अगर देखें विश्व में तो तेल की कीमत कम है? नहीं, दीपाली जी, आप ऑरेंजेस और एप्पल का कंपैरिजन कर रही हैं। वो सामान्य परिस्थिति थी जिस समय यूपीए सरकार ने ऑयल प्राइसेस कम होने के बाद भी लगातार 11 बार प्राइसेस बढ़ाए थे। आज संक्रमण की स्थिति है, आज पेंडेमिक की स्थिति है। आप ये देखिए, भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन इतना ड्रॉप हो गया है, जितने भी राजस्व के स्रोत हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं। 30 लाख करोड़ का जो है हमारा खर्चा है, उसमें आप देखिए 30,000 करोड़ पर डे का लॉस है लॉकडाउन के कंडीशन के अंदर। तो आप ये दो जो कंपैरिजन कर रही हैं, मुझे लगता है बिल्कुल इनको कंपैरिजन करना बिल्कुल बेबुनियाद होगा। आज आपकी स्थिति इसलिए देखिए क्योंकि अगर आप समग्र स्थिति नहीं देखते, पूरा पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य में लेकर के चीजों को नहीं देखेंगे तो आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आप एक तरफा कहानी लेकर के कि भाई ऑयल प्राइस पे एक्साइज बढ़ रही है, मैं तो ये कह रहा हूं कि वेट भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार भी बढ़ा रही है, पंजाब भी बढ़ा रही है, महाराष्ट्र भी बढ़ा रही है, केरला भी बढ़ा रही है, सब अपने अपने बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबके राजस्व सूख चुके हैं। कोई उनके देश के प्रति संवेदनशीलता की वो नहीं है। ये वो लोग संवेदनशील है गरीबों को, हम कहां से ला करके पैसा गरीबों को पहुंचाएं। 10% जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एलोकेशन है जीडीपी का, हमने सबसे ज्यादा किया है गरीबों के लिए। कितनी सारी ट्रेन चलाई है, 85% गवर्नमेंट ने उसका परिस्थितियों में इतना अंतर है तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ये मुझे दीपाली जी नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ये पैसे का आप इंतजाम कहां से करेंगे जब आपका राजस्व सूख चुका है? आपको राजस्व से ये सब स्कीम चलानी पड़ती है। मनरेगा में 40,000 करोड़ का एलोकेशन एक्स्ट्रा किया गया है जो पहले 60,000 करोड़ था। तो ऐसे में आपको तमाम स्कीम गिना सकता हूं जिससे आपके पास भी आएंगे, सबको मौका देना चाहिए, इसलिए अजय जी 1 मिनट। मुकेश जी 1 सेकंड मुकेश जी 1 सेकंड, ठीक है, सुन लिया मैंने आपको अजय जी। दीपाली जी, इनसे ये कहिए, कोरोना के लिए पीएम केयर फंड के पैसे की आपने जांच नहीं कराई, वो कहाँ है? ये झूठे बहाने, ये जनता को तड़पाना। और एक पुरानी कहावत है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अब पेट्रोल डीजल 100 रुपए होने जा रहा है। मोदी सरकार तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वर्चुअल रैली कर रही है, राज्यसभा में अपना इस तरह से बहुमत बढ़ाना जाए, जनता जाए बाहर में, आम आदमी जाए बाहर में, कोरोना के मरीज जाए बाहर में। मैं खुले चैनल पे बात कह रहा हूँ, सरकार की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है इस विषय पर, ना आम आदमी के साथ है ना गरीबों के साथ है, वो केवल 10 बड़े उद्योगपतियों के साथ है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के केवल 40 बैरल 40 रुपए रेट है, और जब 110 रुपए था, 112 रुपए था, तब पेट्रोल तब भी 72 रुपए 75 रुपए था मैक्सिमम, अब 40 रुपए पर है। ये सरकार की फेलियरिटी है, ये सरकार और इसके बयानवीर झूठ बोलते हैं। ठीक है, सरकार की फेलियरिटी है कि नहीं, ये बात करते हैं। सुशील जी, बात ये भी हो रही है कि अब अभी तक तो तेल कंपनियां खपत घटने के कारण ऐसा कर रही हैं कि घाटे में है। भविष्य में आप अपने नुकसान की भरपाई के लिए अगर तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए तब तो स्थिति और बेकार हो जाएगी। वो इन्वेंट्री पर करता है, वो एक नॉशनल चीज है ना, वो एक नॉशनल चीज है कि जो सामान आपके पास बना हुआ है या सामान आपने खरीद के रखा हुआ है, उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो गया
तो उसकी कीमत कम हो गई तो उससे आपको घाटा हो गया, और बैठे बैठाए वो एकदम से कीमत बढ़ गई तो आपको लाभ हो गया। तो उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें ऑपरेशनल लॉस, ऑपरेशनल इनकम पर जाना चाहिए। वो उनका होता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो उनको मिलता है, वो लगा करके ही अपना दाम लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो जब वो डीलर को डीजल में 2 रुपए लीटर और पेट्रोल में 3 रुपए लीटर दे रहे हैं तो अपना घाटा करके उनको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा खासा उनको हो रहा है, उनका बिजनेस भी ठीक है। कभी उनको ज्यादा लाभ होता है, कभी उनको कम लाभ होता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसा ऊपर नीचे दाम होते हैं उस हिसाब से होता है। तो इन्वेंट्री के लॉस और इन्वेंट्री के गेन्स होते हैं। देखिए, बहुत साफ बात है कि 2014 के पहले जो दाम बढ़ते थे वो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से बढ़ते थे। 2014 के बाद लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें घटी हैं और दाम जो बढ़े हैं तो वो एक्साइज ड्यूटी और वैट के बढ़ने से बढ़े हैं। अब ये साफ बात इसको मान लेना चाहिए, सरकार को मान भी रही है कि हमके राजस्व है नहीं और ये सबसे आसान तरीका है राजस्व रेस करने का, तो सरकार ने काफी इसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, राज्यों ने भी बढ़ाया है। आप इससे समझ लीजिए कि पेट्रोल डीजल बनाने में खर्च आता है करीब 25-26 रुपए लीटर और बिक रहा है 75-80 रुपए। तो 50 रुपए तो हैं सुशील जी, सर कितना मान रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ पर बोल रहे थे अभी यहाँ पर अजय जी कि जीएसटी इस पर लागू कर देना चाहिए। जीएसटी की बात मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा था। देखिए, जब 25-26 रुपए लागत है और 50 रुपए इस पर सेंटर और स्टेट का टैक्स है तो यानी 200% टैक्स है। जीएसटी आएगा तो 28% टैक्स हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 40% होगा। तो ये तो एक बहानेबाजी है, ये केंद्र और राज्य सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं। ये से कोई जीएसटी लाएगा नहीं, अगले 5 साल तक नहीं आएगा जीएसटी, इसको आप मान लीजिए, क्योंकि इनके इनकम के स्रोत जब तक बढ़ेंगे नहीं और कोई इनकम अच्छी तरीके से आएगा नहीं तब तक ये से जीएसटी वगैरह में लाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अजय जी माने कि अब महंगाई और चरम पर जाने वाली है। अजय जी कि त्रिपाठी, हेलो, या जैसे कि आप त्रिपाठी जी ने कहा है बिल्कुल कि जीएसटी में लाना काफ़ी मुश्किल है सरकार के लिए जब तक कि वो दूसरा कोई साधन ना बना ले। महंगाई होना लगभग पेट्रोल, कम से कम डीजल में तो अभी लग रहा है कि क्योंकि जब तक ये डीजल और पेट्रोल को टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन करने के जब तक ये आसान मोड से बाहर नहीं निकाला जाएगा और इसको हमेशा हर बात के लिए कि अगर जो फंड उनको वहीं से लेने के लिए जो उनको एक आसान तरीका मिलता है उस सोच को नहीं चेंज किया जाएगा तब तक ये दाम बढ़ते रहेंगे। हाँ, जहाँ तक एक सच्ची असली बात है कि आपको दूसरे रेवेन्यू है, इनकम टैक्स पे टैक्स का जोर दिया जाए, बाकी चीज़ों पर क्यों नहीं। पेट्रोल जो एक शराब की बोतल जो कि 500 की है उसको 5000 का, 2000 का, जो भी कीजिए आप, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आज सोचिए मेट्रो बंद है, आज मेट्रो बंद है, आज हमारी जो रोडवेज़ की बसेज होती हैं, सिटी ट्रांसपोर्ट की बसेज होती हैं वो बंद हैं और आदमी आज काम करने के लिए बहुत बेचारा परेशान है। उसके दौरान अगर जो हम तो पेट्रोल पंप वाले हैं, हम फील करते हैं उनका दर्द। जो पब्लिक जो सबसे पहला गुस्सा किसी को दिखाती है दाम बढ़ने का, वो किसी सरकार को नहीं दिखा सकती, वो उस पेट्रोल पंप वाले को दिखाती है जिससे वो पैसा लेके पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डालता है, डीजल डालता है। वो बेचारा बहुत थका हुआ सा महसूस करता है, बहुत परेशान महसूस करता है जब उसकी सुई जहाँ पर होना चाहिए उसको उसके मुताबिक 1000 रुपये का, 2000 रुपये का डालकर, और वो उस टाइम पे वो गिरती जा रही है सुई उसकी। तो इसलिए ये देखने की बात है कि देखिए, अब जब दाम बढ़ता है हमारी थोड़ी सी कमीशन उस बेसिस से बढ़ जाती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, दाम किसी तरह भी किसी भी लेवल पे 50-60 रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक आम आदमी को जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ता है तो एक आम आदमी को बहुत महसूस होता है, वो अपना एक रोष, एक अपनी नाराज़गी पेट्रोल पंप पर भी जाहिर करता है। और दूसरी बात ये कि इस समय के टाइम पे बिल्कुल, और क्योंकि जब हर एक रुपया कीमत बढ़ती है पेट्रोल की तो सरकार के खजाने में लगभग 13,000 से 14,000 करोड़ सालाना जाता है। मुकेश जी, क्या लगता नहीं कि अब इसको भी जीएसटी पे ले दे, कम से कम कुछ तो यहाँ पर राहत मिले लोगों को, नहीं तो ऐसे तो तेल की कीमतें कहाँ पहुंच जाएंगी। दीपाली जी, देखिए, जीएसटी स्टेट काउंसिल में सेक्शन 9(2) है जिसके अंतर्गत 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर
जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन क्योंकि इसमें स्टेट भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं तो वही ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अब आप जिस तरीके से देखिए, जिस प्रकार से कैसे इसकी इकोनॉमिक्स काम करती है, जब ये ऑयल इंपोर्ट होता है, हम लोग 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो आता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं रिफाइनरी तक, उसका खर्चा आता है, रिफाइनरी वाले अपने रिफाइनिंग मार्जिन लेते हैं, रिफाइनिंग मार्जिन के बाद ओएमसी जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपना मार्कअप लगाती हैं, उसके बाद पेट्रोल डीलर जो है वो अपना कमीशन लेता है, उसके बाद वैट लगता है। तो वैट जो है सबसे आखिर में लगने के कारण जो बेस प्राइस अगर ज्यादा है तो उनका भी वैट उतना ही बढ़ जाता है। तो लेकिन ये स्टेट और सेंटर मिलकर के अगर इसको जीएसटी में लाना चाहें तो बिल्कुल ला सकते हैं, ये तो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। लेकिन अगर वो जीएसटी स्टेट वाले चिल्ला ही नहीं रहे, प्रेशर ही नहीं डाल रहे हैं, तो जिस स्थिति से देखिए, इसमें एक और चीज है दीपाली जी, इसमें होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग हेज करते हैं ताकि आज तो ऑयल प्राइसेस कम है, अब आपस में इन लोगों का ओपेक कंट्रीज में, रशिया में, यूएसए में, सब में एका हो रहा है कि सडनली आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। हिंदुस्तान सरकार ने जो है 20 से 22 मिलियन टन का जो है स्टोरेज बफर कैपेसिटी क्रिएट करी इस समय में। बहुत सी कंट्रीज में तो माइनस पे चला गया क्योंकि उन पे स्टोरेज ही नहीं थी। तो इंडिया को पूरा एक ओवरऑल गवर्नमेंट को एक इसका एनालिसिस करनी पड़ती है, एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। ये कोई हम लोग भारत बीजेपी पाकिस्तान की बात किसी और मैटर पर आती है तो पाकिस्तान को हम सबसे गरीब बताते हैं। मुकेश जी, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम उसको सबसे गरीब बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी यहाँ पर 7 रुपए कम कर दिया है यहाँ पर अपना प्राइस इसी जून महीने में। नहीं, पाकिस्तान की स्थिति तो आप बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए, वो तो बिक चुके हैं, पूरा देश ही बिक चुका है चाइना के हाथों में। और तो जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है, वहां पे तो उन्होंने अपना गवर्नर हाउस, अपना घर वो शादियों में देने के कगार पे आ गए, तो उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है। वो तो हम तो सनम डूबे तुम्हें भी लेके डूब जाएंगे। तो इमरान खान की तो वैसी सरकार चमड़ा रही है, तो आप उस कंपैरिजन मत करिए। अजय जी, अब क्या आप अपने राज्यों में कम से कम, ठीक है मुकेश जी आऊंगी आपके पास, अजय जी कम से कम अपने राज्य जो है वहां पर वैट कम कर दीजिए, वहां कम से कम राहत दे दीजिए। देखिए, इस देश में दयावान शासक जो हैं, देश के दयावान शासक ने घोषणा करी थी कि 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, पर नोटबंदी के बाद 50 दिन में भाइयों मुझे फांसी पे लटका देना। नोटबंदी बड़ा क्रूर फैसला था, जीएसटी का 28% बड़ा क्रूर फैसला है। कोरोना में कहा था 21 दिन में चैन तोड़ के कोरोना को भगा दूंगा। 4.5 लाख आज हमारे कोरोना से संक्रमित हो गए, 15,000 से ज्यादा लोग मर गए। अच्छा जी, ये बताइए कि आप अपने राज्य जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वैट कम करके वहां की जनता को राहत देंगे? हमारी वैट बहुत पहले से ही कम है। सुन लीजिए, देश की सरकार को बहकाने के अलावा, टारगेट बदलने के अलावा, झूठ बोलना और डाइवर्ट करना, ये देश की सरकार का दायित्व है, मोदी जी का दायित्व है। विश्व गुरु बन गए हैं, अर्थव्यवस्था हमारी 10 ट्रिलियन हो गई है, कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई भूखा नहीं है हिंदुस्तान में, कोई डकैती नहीं हो रही, बदमाशी खत्म हो गई है, 24 घंटे बिजली आ रही है। मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के नेता, इनके बयानवीर, इनके प्रवक्ता, यही लोग कहते हैं, लेकिन असलियत हालात बिल्कुल दूर है। भुखमरी के कगार पर हिंदुस्तान पहुंच गया है। देश में कोरोना के संक्रमण ने हालात बुरे कर दिए, बिजनेस लोगों के खत्म हो गए हैं, लोअर वर्गीय, मध्यम वर्गीय बिल्कुल खत्म हो गया है, और सरकार केवल पैसा कमाने में मस्त है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के द्वारा हो या फंड के द्वारा हो या अपनी वर्चुअल रैली करते हो। 72,000 LED बिहार में लगा दी जाती है, 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो फिजूल खर्ची इन्हें नहीं दिखती। ये लोग बताते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। 88,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से 30% का भत्ता काट के इकट्ठा कर लिया। समझ लीजिए, 1 लाख करोड़ रुपए WHO ने आपको कोरोना के लिए दे दिया। ठीक है, चलिए आप भी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी मुकेश जी से। एक बार सुशील जी का फिर से रुख करते हैं। सुशील जी, आप क्या लग रहा है कि हालात, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में यहाँ पर डीजल महंगा हुआ है, राजधानी में ही महंगा हो गया है, तो क्या ये डीजल आगे भी महंगा होगा? अगर ऐसे महंगा होगा तो फिर कैसे, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है राजस्व वसूली के लिए? देखिए, दूसरा ऑप्शन राजस्व वसूली का लंबा है, मुश्किल है, और अब ऐसा नहीं है कि तुरंत निकल के आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कुछ नहीं है, लीकेज कुछ नहीं है, इसलिए सभी सरकारें सबसे पहले इसी पर टैक्स लगाती हैं। और इस समय चूंकि डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है और साथ ही साथ स्टेट्स का वैट, वो लगभग उतना ही हो गया है जितना कि पेट्रोल पे है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम एक बराबर होते हैं, बल्कि जाड़े में डीजल का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा बताया गया हीटिंग ऑयल की तरह उसका यूज ज्यादा हो जाता है। तो डीजल का दाम मुझे कम होते दिखता नहीं है जब तक कि एक्साइज ड्यूटी या और वैट दोनों ना घटाई जाए। तो एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है सरकार? अब एक्साइज ड्यूटी सरकार घटा सकती है या नहीं घटा सकती है, उसकी आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था पर है। इस समय उसकी खस्ता हालत है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो गई है। जब तक वो इकोनॉमी को रिवाइव नहीं करेगी तब तक और रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको कुछ घटा पाएगी। जी अजय जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि कुछ और ऑप्शन हो, क्योंकि सीधे यहाँ पर असर पड़ रहा है मिडिल क्लास पे भी। हर छोटा से बड़ा जो जनता है, छोटी से बड़ी, हर कोई जुड़ी हुई है इससे सीधे तौर पर। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं एक एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते नहीं, देखिए इसी जनता से पैसा लेके एक्साइज के और वैट के तौर पे सरकारें और उसको दें वो पैकेज के तौर पे, तो एक हाथ से लेके एक हाथ से देने वाली बात है। उधर से लिया जा रहा है, उधर दिया जा रहा है, और वो कहीं कहीं हो सकता है ज़्यादा दिया जा रहा हो, किसी को जो नहीं दे पा रहा उसको भी दिया जा रहा हो। बट ये व्यवस्था जो है ये कि आप सरकार को कहाँ से मिलेगा, जो संपन्न लोग हैं उनसे ज़रूर लेना चाहिए। और जो पेट्रोल डीजल है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आदमी का कोई भी व्यवसाय, किसी प्रकार के ज़रूरी काम, ईसी एक्ट में आता है पेट्रोल डीजल। ईसी एक्ट का मतलब ये है कि ये ज़रूरी चीज़ है, ये जीवन के लिए, हमारे ज्ञापन के लिए ज़रूरी चीज़ है। इसको कम से कम ऐसा स्रोत ना बनाया जाए राजस्व, जैसे कि त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि आसान तरीका है राजस्व इकट्ठा करने के लिए। हमेशा इसी को सोचा जाता है जब भी कोई पैसा डेफिसिट होता है कहीं पर भी, उसको चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको उसका जो है सबसे आसान तरीका उसको बढ़ा के होता है। तो बेसिकली बढ़ाने का कहीं पर है तो इनकम टैक्स की रिकवरी अच्छी कीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबा चीज़ है। इसको इस तरह से आसानी से कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और पैसे के सबसे अच्छा साधन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। लेकिन दूसरी बात ये भी देखना होगा कि जो समस्या को दूर करने के लिए पैसा लिया जा रहा है वो समस्या दूसरी तरफ से और बढ़ भी रही है। आम आदमी आज जो बेचारा काम कर कुछ बहुत मुश्किल में नौकरियां हैं, काम करने के लिए मुश्किल है, उसको बेचारे को अपनी मोटरसाइकिल पर एक जगह से दूसरी जगह से आजकल तो नौकरी मांगने के लिए लोग आते हैं, काम धंधा दोबारा रिवाइव करने के लिए घूम रहे हैं, उनका काम धंधा चौपट हुआ हुआ है। उस दौरान सडनली अगर जो कोई मतलब देखिए कि करीबन 15 या 17 रुपए के करीब वैट का और ये जो भरदे का दोनों 18 रुपए करीब पिछले दिनों में दाम बढ़ गया, 17-18 रुपए। तो ये 17-18 रुपए पिछले 3-4 महीने में बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है इस टाइम के समय के लिए। बात बहुत अच्छी कही कि एक तरफ से तो आप कम कर रहे हैं, यानी कि आप राहत पैकेज दे रहे हैं, और वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि हमने टैक्स कम किया है, मिडिल क्लास को भी यहाँ राहत देने की कोशिश की है, एमएसएमई को भी, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप इस पर एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है 10 रुपए तक, तो बहुत इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और मुकेश जी, जो अजय जी कह रहे थे उससे कितना आप जायज मान रहे हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं ये दौर ऐसा चल रहा है कोरोना का, और उस दौरान ये जो वर्चुअल रैली हो रही है बिहार में जो हुई 73,000 की, उसमें खर्च नहीं हो रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं और सीधे यहाँ पर जनता पर बोझ डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वर्चुअल रैली को आप इससे बिल्कुल मत जोड़िए। वर्चुअल रैली में खर्चे से जोड़ रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इकट्ठा नहीं करना पड़ता। रैली से मतलब नहीं है, रैली आप करिए, खूब करिए, खर्चे की बात कर रहे हैं ना। नहीं, तो आप क्या चाहती हैं कि मतलब नहीं, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। त्रिपाठी जी इन्होंने बिल्कुल सही बात करी, मैं उनको पेट्रोलियम सेक्रेटरी के तरह से जानता हूँ, उन्होंने बहुत सशक्त रूप से अपने कार्यकाल को निभाया और वो इसकी इंटरनल पेचीदगी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ऑयल कंपनीज में सब्सिडी का कितना बड़ा इशू था, किस प्रकार से। तो ये बड़ा जटिल विषय है, इसको बड़े लंबे विस्तार से करना पड़ेगा। आप इसको रैली से मत जोड़िए। क्या संवाद सरकार बंद कर दे? सरकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चीफ मिनिस्टर के साथ होता है, स्टेट्स के और रिप्रेजेंटेटिव के साथ होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरीज बात करते हैं। तो ये तो एक प्रकार का आप चाह रहे हैं कि पूरा देश को बंद करके सिर्फ एक ही बिंदु को लेकर के देश उस पर काम करता रहे। हर प्रकार की चुनौतियां हैं, बॉर्डर पे चुनौतियां हैं, आपस में स्टेट के अंदर संवाद होने की चुनौतियां हैं, पॉलिटिकल चुनौतियां हैं,
नहीं तो ये अभी आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस क्या अपनी रैलीज नहीं निकालेगा? या तो कांग्रेस कहते हैं कि हम कोई रैली नहीं निकालेंगे, तो मैं मान जाऊं कि सब ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी भी रैली निकालेंगी, आरजेडी वहां पे बिहार में निकालेगी। तो ये सब जो कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखेंगी तो ये सब लोग राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से प्रेरित लोग हैं। ये कहीं पर अपनी राजनीति की प्रतिक्रियाओं में कहीं कोई कोताही नहीं करने वाले हैं। तो इसको जोड़ना जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही ड्यूटी कहीं से घटाएंगे, कैसे राहत देंगे आप ये बताइए, क्योंकि आपको भी पता है दीपाली जी देखिए ऐसा है कि एक्साइज ड्यूटी ये जो है ये एक जॉइंट डिसीजन है। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। हमारे 80% ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। आप समझिए कितना बड़ा बर्डन है हमारे पर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इसको लेकर के, और कितनी चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां। अभी आप देखिएगा कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आने वाला है, इकोनॉमिक रिवाइवल का इशू आने वाला है। इतने सारे पैसों की आवश्यकता है देश को फिर से प्रगति पे लाने के लिए, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ मोदी सरकार ही देश की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को ऊपर ला सकती है, और उसको अपना एक फिस्कल मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिस्कल डिसिप्लिन आना पड़ता है। ऑलरेडी रेटिंग्स कम होती जा रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। चलिए आपने माना सर, कम से कम माना पड़ेगा। तो ये चलिए अच्छा मुकेश जी, आपने माना, यही बहुत बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि स्थितियां ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बोला गया था कि आर्थिक स्थितियां हमारी ठीक है, हम दूसरे देशों से बार बार कंपेयर कर रहे हैं। आपने ये माना, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आगे सरकार इस पर रणनीति बनाएगी। खैर आखिरी कमेंट जल्दी से अजय जी से ले लेती हूँ। अजय जी आखिरी कमेंट आप बोलिए। कि सरकार केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। सरकार को हमने मांग करी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि सरकार से अगर कोई भी आम आदमी, सड़क का आदमी, जनता के लोग, व्यापारी लोग और कोई भी सामाजिक संस्था, संगठन और विपक्ष ये पूछता है, तो सरकार के कुछ बयान भी उनको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही घोषित कर देते हैं। प्रदर्शन करने से ही क्या रेट कम हो जाएंगे? नहीं, सरकार को करने पड़ेंगे हिंदुस्तान में अगर रहना है तो, वरना जनता है सब बदल देगी। चुनाव और समय तो चलते रहते हैं। और मैं एक चीज और बताऊं, आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे ये कि आप कह रहे थे कि साहब रैली, हमने तो वर्चुअल रैली कही थी जिसमें 72,000 LED और लगी थी और 1 लाख LED बंगाल में लगी थी। हम उस रैली की बात कर रहे हैं, संवाद रैली की बात नहीं कर रहे। यहाँ कहते हैं हम पे पैसा नहीं है, कोरोना है, अब वहाँ 500 करोड़ रुपए आप रैली। ठीक है, चलिए अब तो सरकार देख रही है, सरकार सोच रही है कि आगे देखते हैं कैसे इसकी कीमतों को कम करते हैं, आम आदमी को कैसे यहाँ पर राहत देती है सरकार, क्योंकि सरकार यही बार बार कह रही है कि हम एक कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी स्थितियों को सुधार लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर विपक्ष जो है वो तो हमलावर है, लेकिन यहाँ पर अब सरकार के लिए और चुनौती है, क्योंकि अब जनता का गुस्सा हो सकता है सरकार को झेलना पड़े, क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, क्योंकि ये सबके सामने, लेकिन अगर बोझ सीधे पड़ेगा जनता पर तो वो जवाब भी देगी, क्योंकि ये पहले इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।